अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर हमने तीन चीज़ें डिस्कस की थी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इक्विलिब्रियम। और उसी वीडियो के अंदर हमने ये बात की थी कि आज की जो वीडियो है, यानी कि ये वाली वीडियो इस चैप्टर की थ्योरी की आखिरी वीडियो होगी, जिसके अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, दो टॉपिक्स या दो चीज़ें, जैसे कि इस चैप्टर का नाम हमने जो है वो पढ़ा है कि टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम, यानी कि तीन चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। टॉर्क वाला जो टॉपिक था, या फिर इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो हम लोग शुरू के दो लेक्चर के अंदर, यानी कि 1 और 2 के अंदर जो है वो कवर कर चुके थे। इक्विलिब्रियम वाली जो चीज़ें थी वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर, यानी कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो है वो डिस्कस कर ली थी। और फिर पिछली वीडियो में ही जैसे कि हमने बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है ये हम लोग लेक्चर नंबर 4 के अंदर, यानी कि आज के इस वाले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसे हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एंगुलर मोमेंटम है। लेक्चर का जो हमारे पास नंबर है वो लेक्चर नंबर 4 है, और ये आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर की थ्योरी का। उसके बाद हम लोग जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं जो करने के हैं, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम की सबसे पहले तो डेफिनेशन के साथ। और दो ही चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर करनी है। एक एंगुलर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है और इसकी डेफिनेशन वगैरह, फार्मूले वगैरह, यूनिट वगैरह। ठीक है, जब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर उसके बाद इसका जो है वो हमारे पास एक लॉ है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और ये इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एंगुलर मोमेंटम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये दो जो चीज़ें हमारी आज की वीडियो के लिए जो है हम लोगों ने कवर करनी है। एक तो डेफिनेशन वगैरह, या फिर इसका पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी जो है वो इसी वीडियो के अंदर पढ़ के आज जो है वो इस चैप्टर की थ्योरी को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो तकरीबन सेम है लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट्स के साथ। आप लोगों को अगर याद हो तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने एक क्वांटिटी पढ़ी थी जिसका नाम मोमेंटम था, जिसे हम लोग जो है वो लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम क्यों? क्योंकि उस चैप्टर के अंदर जो हम लोग मोशन पढ़ रहे थे, जिस तरह की मोशन को हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, उसे हमने लीनियर मोशन जो है वो कहा था। क्यों? क्योंकि जितनी भी मोशन हमने पढ़ी थी वो या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर थी, या फिर जो है वो आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर थी, एक लाइन के अंदर थी। तो उसे हम लोग लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते थे, जो हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ी थी। तो उसके अंदर जितनी भी हम लोगों ने क्वांटिटीज़ पढ़ी, जितने भी पैरामीटर्स पढ़े, वो सारे के सारे लीनियर कहलाते हैं, लीनियर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। मोमेंटम पढ़ा तो वो लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, वेलोसिटी पढ़ी तो वो जो वेलोसिटी थी वो लीनियर वेलोसिटी थी। इसी तरह फिर लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ी थी। फिर चैप्टर नंबर 4 के अंदर जब हम लोग गए तो हमने जो है वो एक नई तरह की मोशन पढ़ी, जो कि सर्कुलर मोशन थी। ठीक है, सारे के सारे पैरामीटर जो हम लोग लीनियर मोशन के अंदर पढ़ के आ चुके थे, वो सारे के सारे अब जब हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के अंदर पढ़े तो वो एंगुलर के अंदर, या फिर एंगुलर उन पैरामीटर्स के पीछे जो है वो एक चीज़ का इजाफा हुआ था जिसे हम लोग एंगुलर कह रहे थे। जैसे हमने लीनियर मोशन के अंदर वेलोसिटी पढ़ी थी या फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी, तो उसे हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते थे। जब हम लोग सर्कुलर मोशन के अंदर गए तो बॉडी की जो मोशन थी वो अब लीनियर से, यानी कि एक लाइन से चेंज होकर सर्कल के अंदर चेंज होगी। मतलब बॉडी जो है वो सर्कल के अंदर मूव करना उसने स्टार्ट कर दिया, यानी कि रोटेशनल मोशन जो है उसने अटेन कर ली। तो हमने क्या बोला कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो अब जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो लीनियर डिस्टेंस नहीं, बल्कि क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्टेंस या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह वेलोसिटी भी चेंज होगी, वो लीनियर वेलोसिटी से जो है वो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब सर्कुलर मोशन के अंदर सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम लोग एंगुलर की फॉर्म में या फिर एंगुलर की रिस्पेक्ट से जो वो देख रहे होते हैं। इसी तरह हम लोग रिलेट करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर एंगुलर मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम के साथ, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो सेम है। जो कॉन्सेप्ट लीनियर मोमेंटम के अंदर है, जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, वही सारे के सारे जो है वो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के अंदर भी सारे के सारे आ रहे होंगे। बस फ़र्क क्या है यहाँ पे कि जो हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर मोमेंटम पढ़ी थी,
मोमेंटम जो था वो पढ़ा था, वो लीनियर या फिर एक लाइन के अंदर बॉडी अगर मूव कर रही हो तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे वो वाले लग रहे थे। अब अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन के अंदर कन्वर्ट हो जाए या फिर सर्कुलर मोशन जो है वो अटेन कर ले, तो जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। फॉर्मूला इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो वही रहेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग डेफिनेशन से समझने की कोशिश करें तो डेफिनेशन में भी और आपकी बुक के अंदर जो थोड़ा सा शुरू का पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके अंदर भी उन्होंने यही चीज़ बताई है कि अ बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन possesses लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखा था कि ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर जो हमारे पास बॉडी होती है, जो उस ट्रांसलेटरी मोशन को परफॉर्म कर रही होती है, उसके पास लीनियर वेलोसिटी होती है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, लीनियर मोमेंटम भी होता है। नाउ इन द सेम वे इन रोटेशनल मोशन, जिसे हम लोग सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं, ठीक है, रोटेशनल मोशन का मतलब क्या, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बॉडी possesses एंगुलर वेलोसिटी, ये भी हम लोग चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन के अंदर बॉडी जो है वो possess करती है एंगुलर वेलोसिटी और सिमिलरली क्या, एंगुलर मोमेंटम। इन्होंने जो है सबसे पहले तो रिलेट करवाया है कि जैसे हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर लीनियर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था कि जो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन या फिर लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही होती है उसके पास लीनियर वेलोसिटी होती है और लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। वेलोसिटी होगी तो जाहिर सी बात है मोमेंटम भी होगा, क्योंकि मोमेंटम हमने क्या पढ़ा था, पी से इसको डिनोट करते हैं लीनियर मोमेंटम को, और हमने पढ़ा था कि ये मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम का जो फॉर्मूला था वो था प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, या फिर इसकी डेफिनेशन भी जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी, या फिर सिर्फ वेलोसिटी, क्योंकि वहाँ पे अभी तक हमारे पास जो है वो लीनियर या एंगुलर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी जो है वो आपके पास मोमेंटम कहलाता था, ठीक है, ये आपके पास जो है मोमेंटम कहलाता था। और ये किस वजह से होता था, वेलोसिटी की वजह से। अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट के अंदर पड़ी हुई है तो उसके पास मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। क्यों, क्योंकि हमारे पास मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवाने पे जो है वो आपके पास मोमेंटम आता है। तो अगर आपके पास वेलोसिटी जीरो है या फिर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर पड़ी हुई है तो उसका मोमेंटम कितना होगा, जीरो, क्योंकि जब आप यहाँ पे जो है वो मास के साथ फर्ज करोगे 10 kg की आपके पास कोई चीज़ है, जीरो पुट करोगे क्योंकि रेस्ट के अंदर पड़ी हुई है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर वेलोसिटी होगी कोई ना कोई, मतलब ये बॉडी अगर मूव कर रही होगी तो मोशन की वजह से जो इसके पास आपके पास बॉडी के पास जो है वो एक और क्वांटिटी हमारे पास आती है, उसके मास से मल्टीप्लाई करवाने की वजह से उसकी वेलोसिटी को, वो हमारे पास क्या कहलाती है, मोमेंटम। और ये भी हमने पढ़ा था कि जो मोमेंटम होता है वो आपके पास टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है, जो हमें ये बता रहा होता है कि कितनी मोशन से कोई बॉडी जो है वो परफॉर्म कर रही है, फिर उसके पास टोटल क्वांटिटी ऑफ द मोशन कितना है। और एक और चीज़ भी इसके अंदर पड़ी थी कि हम लोग जो है वो मोमेंटम से ये चीज़ भी पता लगा सकते हैं कि जो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, अगर ये किसी चीज़ के साथ कोलाइड करेगी या फिर किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ जाके टकराएगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, तो वो कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स लगा सकती है उसके मोमेंटम को देखते हुए। कैसे, हमने ये भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो आपके पास फोर्स की वैल्यू देता है आपको। ये सारी की सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि टाइम के हिसाब से किसी बॉडी के मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आ रहा है, वो हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि ये बॉडी कितनी ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी के ऊपर या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर जिसके साथ ये टकराएगी उसके ऊपर लगाएगी, ठीक है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे हम लोगों ने पढ़े थे और यहाँ पे भी इन्होंने हमें जो है वो रिवाइज करवा दिए कि ट्रांसलेटरी मोशन या फिर लीनियर मोशन अगर कोई बॉडी परफॉर्म कर रही है तो जाहिर सी बात है उसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी, और लीनियर वेलोसिटी होगी तो इसका क्या मतलब कि उसके पास लीनियर मोमेंटम भी होगा। सिमिलरली इन द सेम वे रोटेशनल मोशन अगर कोई बॉडी परफॉर्म कर रही है, यानी कि सर्कल के अंदर अगर वो बॉडी मूव हो रही है, ठीक है, तो उस बॉडी के पास सबसे पहले तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, जो हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। किससे डिनोट किया था इसको हमने, ओमेगा से। ओमेगा से क्या होता है ये कि आपके पास कोई बॉडी कितने टाइम के अंदर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रैवल कर रही है, इसको हम लोग जो है वो एंगुलर वेलोसिटी बोलते थे, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो जाहिर सी बात है उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, और अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो जाहिर सी बात है उसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। अब अगर जो है वो हम लोग एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करें, ये तो उन्होंने जो है वो रिलेट करवा दिया ना कि लीनियर मोशन के अंदर आपके पास लीनियर वेलोसिटी होती है,
और इसी की वजह से जो है वो आपके पास क्या होता है, लीनियर मोमेंटम भी होता है। अब अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, फिर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसके पास जो है वो ओमेगा होगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी होगी। और अगर जो है वो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसके पास जो है वो जाहिर सी बात है कि एंगुलर मोमेंटम भी होगा। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से शो करते हैं, स्मॉल एल से या फिर कैपिटल एल से, किसी से भी आप जो है वो शो कर सकते हो। ठीक है, ये जो है उन्होंने रिलेशन बता दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन की या फिर जो है वो देखें कि इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सो वी कैन से दैट एंगुलर मोमेंटम इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब यही चीज़ जो ऊपर यहाँ पे उन्होंने बताई, वही दोबारा से जो है वो नीचे इन्होंने काफ़ी शॉर्ट करके जो है वो लिख दी है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो रोटेशनल एनालॉग है। रोटेशनल एनालॉग का क्या मतलब कि आप जो एनालॉग का जो मतलब होता है, या फिर यहाँ पे जो इसका ये इसकी मीनिंग यहाँ पे जो बनेगी वो कंपैरिजन के लिए जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो बिल्कुल सेम लीनियर मोमेंटम के जैसा ही है। मतलब सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इसके लीनियर मोमेंटम की तरह की ही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो रोटेशनल एनालॉग है। मतलब वो लीनियर मोमेंटम होता है और जो एंगुलर मोमेंटम है ये आपके पास रोटेशनल के सेंस के अंदर या फिर रोटेशन के अंदर जो है वो हम लोग, या फिर सर्कुलर मोशन के अंदर जो हम लोग देख रहे होते हैं। इस वाली लाइन का या फिर इस वाले जो है वो आपके पास इसकी डेफिनेशन का मतलब क्या कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंपेयर अगर हम लोग करें तो बिल्कुल सेम लीनियर मोमेंटम की तरह है, लेकिन किस फॉर्म के अंदर, रोटेशनल फॉर्म के अंदर। बस ये सिंपल सा जो है वो आपके पास कॉन्सेप्ट था एंगुलर मोमेंटम का। और अगर इसको जो है वो आप लोग थोड़ा सा मजीद सोचो तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमारे पास लीनियर मोशन के अंदर, लीनियर मोमेंटम के अंदर हम लोगों ने पढ़े हैं, वही सारे के सारे जो है वो आपके पास एंगुलर मोमेंटम के अंदर भी यहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे। कि लीनियर मोमेंटम के अंदर हमने देखा कि जो आपके पास मोमेंटम होता है वो हमें ये बता रहा होता है या फिर ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि कोई बॉडी कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मोशन को जो है वो कंटेन कर रही है। दी टोटल अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन बाय अ बॉडी इज कॉल्ड, जो है वो आपके पास मोमेंटम ही हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था। तो इसी तरह आप लोग जो है वो कंपेयर करवा सकते हो एंगुलर मोमेंटम को भी, या फिर एंगुलर मोमेंटम को भी समझ सकते हो कि जो बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर जो है वो मूव कर रही है, उसके पास टोटल अमाउंट ऑफ मोशन कितनी है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, बाकी भी सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोग देख सकते हो कि आपके पास जो बॉडी लीनियर मोमेंटम परफॉर्म कर रही थी उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे सेम एंगुलर मोमेंटम के अंदर भी जो यूज़ हो रहे होंगे। अच्छा, अब इसके फॉर्मूले वगैरह के ऊपर जाएँ फिर और मज़ीद इसको जो है वो समझे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक और चीज़ जो उस पैराग्राफ के अंदर जो है वो याद रखने की थी वो ये थी कि इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन लाइक लीनियर मोमेंटम, या फिर इस तरह से भी बोल सकते हो कि इट ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन लाइक लीनियर मोमेंटम। क्योंकि हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम के अंदर पढ़ा था कि जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, या फिर उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो लग रहा होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या कि वो महफूज रहता है, कांस्टेंट रहता है। और उसके अंदर हमने क्या देखा था कि बिफोर कोल्यूजन और आफ्टर कोल्यूजन जो है वो आपके पास मोमेंटम सेम रहेगा। ठीक है, ये बिफोर कोल्यूजन ऑफ द मोमेंटम और आफ्टर कोल्यूजन ऑफ द मोमेंटम जो आपके पास सेम था, कंजर्व था। कंजर्व का मतलब क्या होता है, कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, या फिर आपके पास महफूज। उर्दू में अगर देखो, उर्दू में अगर इसको लिखो तो इसका मतलब होगा कि महफूज रहना, किसी चीज़ का महफूज रहना, कांस्टेंट रहना, चेंज ना होना, उसको हम लोग कंजर्वेशन बोलते हैं। कंजर्वेशन का लफ्ज़ पहले भी हम लोग जो है वो काफ़ी जगहों पे पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है वो ख़त्म ना हो बल्कि उसकी जो अमाउंट है वो बिल्कुल जो है वो कांस्टेंट रहे। तो लीनियर मोमेंटम की तरह जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, यानी कि ये कांस्टेंट रहता है। लेकिन एक कंडीशन होती है, वो हम लोग जो है वो जब हम इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे तो इसको जो है वो देखेंगे कि कैसे कंजर्व रहता है या फिर किस कंडीशंस के अंदर कंजर्व रहता है। ठीक है, अब अगर इसके फॉर्मूले वगैरह के ऊपर हम लोग जाएँ, इसके फॉर्मूले वगैरह के ऊपर जाए तो फॉर्मूला इसका सिंपल क्या है, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। और उससे पहले कुछ सपोजिशन है कि उसके अंदर लिखी हुई थी, वो आप लोग नोट्स वगैरह के अंदर देख लेना कि कंसीडर करो एक मास है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये मास है, सर्कुलर मोशन जो है इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अब जिस सर्कल के अंदर ये घूम रहा है उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, उसे इन्होंने जो है वो आर से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, और
जब वो सर्कल के अंदर इस तरह से मूव कर रहा है तो हमने क्या पढ़ा था कि इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होती है, जिसको हम लोग कुछ इस तरह से जो है वो डिनोट करते थे कि कोई बॉडी जो है वो अगर किसी सर्कल के ऊपर मूव कर रही है तो किसी खास पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम लोग देखें तो उसकी जो इस तरह से वेलोसिटी होगी, इसको हम लोग लीनियर वेलोसिटी बोलते थे। ठीक है, अब अगर ये वाली वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है और इसका मास जो है वो आपके पास m है, ठीक है, जो हम लोग कॉन्सेप्ट में उसको बता चुके हैं कि एक मास जो है वो m कुछ भी हो सकता है, वो मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, तो मास इंटू वेलोसिटी जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी जो सर्कल के अंदर हम लोग जो है वो उसकी देख रहे हैं, और साथ ही साथ उसका अगर मास हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमने जो फार्मूला पढ़ा था लीनियर मोमेंटम का वो क्या था, mv। ठीक है, तो ये लीनियर मोमेंटम है। और ये भी चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि जब कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही होती है तो उसके पास सर्कुलर जो पैरामीटर्स हैं उनके साथ साथ लीनियर वाले पैरामीटर्स भी होते हैं। ठीक है, लीनियर वाले मतलब हम लोगों ने रिलेशन जो बनाए थे S = r थीटा और V = जो है वो r ओमेगा। ठीक है, ये सारे के सारे रिलेशन थे ना कि जब हम लोग देख रहे होते हैं कि कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही होती है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, और किसी अगर हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देखें तो उसके पास जो है वो आपके पास लीनियर वाली चीज़ें भी होती हैं, लीनियर वेलोसिटी भी होती है, लीनियर जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन भी होती है, लीनियर डिस्टेंस भी होता है। ठीक है, जो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस सर्कल का जो रेडियस है उसे इन्होंने जो है वो r से डिनोट किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक r, और इस पॉइंट के ऊपर, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देखें तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी उस पॉइंट के ऊपर, उसके साथ मास को मल्टीप्लाई करवाएं तो लीनियर मोमेंटम भी होगा। ये सिंपली हम लोग ये बोलें कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इसके पास जो लीनियर मोमेंटम होगा वो इस फॉर्मूले से या फिर इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर एंगुलर मोमेंटम को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें तो एंगुलर मोमेंटम मतलब अगर निकालना चाहें तो किस तरह से निकलेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। ये इसका सिंपल सा जो है फॉर्मूला है। या फिर इस तरह से भी बोल सकते हो आपके क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, और साथ ही साथ एंगुलर मोमेंट लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विच इज़ मूविंग इन अ सर्कल। तो ये आपके पास जो है उसका फॉर्मूला है। अब अगर इसे जो है वो हम लोग मज़ीद खोलें तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी के। और अगर ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो r इंटू पी की जगह पे जो है वो आपके पास आ जाएगा m इंटू वी। ठीक है, इस p की जगह पे हमने जो है वो यहाँ पे m इंटू वी डाल दिया। और यहाँ पे जो है वो आप लोग बता सकते हो, यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कि आपके पास जो ये m है ये मास ऑफ द बॉडी है, m = मास ऑफ द बॉडी। v जो है वो आपके पास लीनियर वेलोसिटी है ऑफ द बॉडी। r जो है वो आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक फार्मूला है, ये आपके पास एक फार्मूला बन गया। या फिर इसको आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए। और अगर इसको जो है वो अगर हम लोग मज़ीद लेके चलें और सॉल्व करते जाएं या फिर इसकी फॉर्म बनाते जाएं तो वो आप लोग जो है वो आपके ऊपर है, वो आप इसकी जो है मुख्तलिफ फॉर्म्स बना सकते हो। कैसे कि अगर इस वाली इक्वेशन को हम लोग लेके चलें, इक्वेशन नंबर 1 को लेके चलें, इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम लोग जो है वो इस तरह से लेके चलें तो हमें पता है कि चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है पक्का हुआ है, और उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पढ़ी थी कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि जब क्रॉस हटता है, या फिर इसका अगर हम लोग यूँ देखें कि मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे आएगा r इंटू पी। ठीक है, और साथ में जो आपके पास एक साइन थीटा आएगा, एक साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पे जो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो कि जो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अगर निकालना हो आपने तो मैग्नीट्यूड ऑफ r, मैग्नीट्यूड ऑफ आपके पास जो है वो लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, इस तरह से भी जो आप लोग लिख सकते हो। और फिर यहाँ पे जो p की वैल्यू ये वाली भी डाल सकते हो कि p जो होता है वो mv के बराबर होता है। तो सिंपली l = r और जो है वो यहाँ पे m इंटू वी साइन थीटा, ये आपके पास जो है फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे जो है वो सारे के सारे वेक्टर्स नहीं, यहाँ पे जो हमने लिखे हुए थे ये सारे के सारे वेक्टर थे। अब ये जो है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में बन गए, तो इसलिए हम लोग जो है वो इस तरह से नहीं लिख रहे, सिर्फ हम लोग स्मॉल अल्फ़ाबेट के अंदर भी लिख सकते हैं। लेकिन ये वाले जो सारे के सारे हैं ये सारे के सारे मैग्नीट्यूड होंगे, मतलब नंबर्स होंगे, वेक्टर्स नहीं होंगे, IJK की फॉर्म के अंदर नहीं होंगे। तो L = r mv साइन थीटा। अब अगर जो है वो इसको भी हम लोग क्लियर कर दें तो क्योंकि ये जो है ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट है
रेडियस ऑफ द सर्कल और लीनियर मोमेंटम ऑफ द जो है वो पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल आप इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हो, पता है इसको, कि जो एंगुलर मोमेंटम है इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड जो है वो आपके पास लीनियर मोमेंटम ठीक है। अब हमने जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या पढ़ा था, या फिर जो है वो इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों और जो उनका प्रोडक्ट आए यानी कि ये वाला ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट कहलाता है वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। तो इससे क्या पता लगा, इससे हमें क्या चीज़ पता लगी कि एंगुलर मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी टू बोथ रेडियस वेक्टर एंड जो है वो आपके पास लीनियर मोमेंटम। तो ये आपके पास यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो है वो आपके पास लीनियर मोमेंटम है और ये जो आपके पास रेडियस है ये इस वाले प्लेन के अंदर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर, यानी कि ये एक्स है ये वाई है, ये वाला एक्स है ये वाई है फर्ज करो। तो जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ। चैप्टर नंबर 2 के अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। परपेंडिकुलर टू बोथ यानी कि या तो इस बोर्ड से यूँ बाहर निकल रहा होगा या तो इस बोर्ड के अंदर जा रहा होगा, वो डिपेंड करता है कि जो बॉडी है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन की भी यहाँ पे जो हम लोगों ने बात कर ली। अब अगर देखें तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, और हमेशा जो एंगल होता है वो आपके पास 90 डिग्री का ही होगा। ये देखो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे अगर आप लोग गौर करो तो ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही रहते हैं, क्योंकि लीनियर वाली जो होती है वो हर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप अगर निकालना चाहो तो वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी, है ना। ये वाली चीज़ भी हम लोग जो पीछे देख के आ चुके हैं। और सेंटर जो होता है वो यहाँ पे होता है, तो आप सेंटर से लेकर जब किसी भी पॉइंट के ऊपर रेडियस को नापोगे तो वो हर केस के अंदर परपेंडिकुलर ही कहलाएगा। ये वाला यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इस वाले केस के अंदर भी इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये रेडियस है, ये अगर आप जो है वो इस पॉइंट के ऊपर इसको लीनियर मोमेंटम को देख रहे हो, इस पॉइंट के ऊपर देख रहे हो, इस पॉइंट के ऊपर देख रहे हो, तो सब केसेस के अंदर 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कि थीटा जो होता है वो आपके पास 90 डिग्री ही होता है हर केस के अंदर। तो जो आपके पास L है इज इक्वल्स टू RMV साइन 90, और साइन 90 सबको पता है कि किसके बराबर होता है 1 के। तो साइन थीटा लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। तो इसका जो फॉर्मूला बना हमारे पास वो क्या बना, L इज इक्वल्स टू MVR, आगे पीछे करके लिख दो एक ही बात है। तो R को पहले लिखो, V को पहले लिखो, अक्सर जो इस तरह से लिखा जाता है कि L इज इक्वल्स टू MVR। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो एंगुलर मोमेंटम का तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरह से निकलेगा, मास टाइम्स वेलोसिटी, एंगुलर लीनियर वेलोसिटी, और जो रेडियस ऑफ द सर्कल है आप डायरेक्ट जो इस फॉर्मूले के अंदर डालो तो आपके पास क्या निकल के आएगा, एंगुलर मोमेंटम। यानी कि फ़र्ज़ करो कि आपको दिया हुआ है कि 2 kg का जो है वो एक मास है जो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो 3 मीटर तक का है, ठीक है। और जो आपके पास और क्या चीज़ रहेगी, जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, जिस जो है वो लीनियर वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड की है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, मास, ये आपके पास R है ऑफ द सर्कल, और ये आपके पास जो है वो लीनियर स्पीड ऑफ द बॉडी है जो सर्कल के अंदर मूव कर रही है। तो सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले की बात होगी। और अगर इसका जो है वो आप वेक्टर फॉर्म के अंदर फार्मूला बनाना चाहो तो वेक्टर फॉर्म के अंदर भी बना सकते हो। वो आपके पास जो है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर बनाए हुए थे कि अगर R जो है वो आपको दे दिया जाए IJK की फॉर्म के अंदर, यानी कि x1 I और y1 J, ठीक है, और मतलब यहाँ पे कुछ लिख दो कि प्लस और प्लस z1 K, और P की वैल्यू भी जो है आपको दे दी जाए इसी तरह से x2 I प्लस y2 J प्लस का z2 K, और आपसे बोला जाए कि बताओ निकाल के अभी हमें क्या चीज़, एंगुलर मोमेंटम। तो कैसे निकाल के बताओगे,
चैप्टर नंबर 2 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे आप लोग यूज़ करोगे, लगाओगे, और जो है वो कैसे लगाओगे या फिर कैसे कौन सा फॉर्मूला बनेगा कि L इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखोगे आई जे के। अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि L जो होता है वो किसके बराबर होता है, R क्रॉस P के। और अगर R क्रॉस P आपको जो है वो आई जे के की फॉर्म के अंदर दिया हुआ हो तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका जो होता है वो कैसे होता है, इस वाला ये वाला पढ़ा था ना हमने कि x1 y1 z1 x2 y2 और साथ में यहाँ पे जो z2 और इसका डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की वो हम लोगों ने पॉसिबल जो आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर आ सकता है, एक ये वाला फार्मूला यूज़ कहीं ना कहीं शायद होगा आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर, और एक ये वाला तो तकरीबन सभी जगह पे होगा MVR वाला, ठीक है, MVR वाला। तो ये सारे के सारे ये दोनों फार्मूले जो आप लोगों ने जहन में रखने, और जो है वो जब हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो उसके अंदर ये सारे के सारे यूज़ हो रहे होंगे। अब सिंपली अगर इसकी यूनिट की बात कर लें तो यूनिट इसकी क्या बनेगी, यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिखें तो MVR है, ठीक है, MVR है। और मास की जो यूनिट होती है SI वो kg है, वेलोसिटी की जो यूनिट है वो आपके पास मीटर पर सेकंड है, और जो R है वो आपके पास रेडियस है यानी कि डिस्टेंस है तो वो भी मीटर के अंदर होता है। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, और जो है वो आपके पास इंटू मीटर, यहाँ पे भी जो आपके पास मीटर आ गया। तो kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन जो है वो आपके पास सेकेंड, और ये आपके पास जो है वो एक इसकी यूनिट है, ठीक है। अब अगर इसको जो है वो हम लोग सेकेंड और सेकेंड से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाएं, एक ये वाली यूनिट है, ठीक है, ऐसे यूनिट आप ये वाली भी लिख सकते हो, लेकिन इसको जो है वो मज़ीद हम लोग थोड़ा सा और ड्राइव करें तो kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड और सेकेंड से जो है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, कंजुगेट वाला वही वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर अक्सर जगहों के ऊपर मैट्रिक के अंदर किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। किस लिए करते हैं, क्योंकि हम लोग जो अपनी आसानी के लिए चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जो है वो या फिर आसान बनाने के लिए जो हम लोग कर रहे होते हैं, तो सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं इसको kg इंटू मीटर और अपॉन में जो आपके पास सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो सेकेंड और स्क्वायर बन गया। अब इस m को जो है वो दोबारा से तोड़ो, या फिर इस वाली चीज़ को देखो, इस वाली चीज़ के साथ जो है वो देखो इसको कि यहाँ पे अगर हम लोग, ठीक है, इसको मिटाओ, और यहाँ पे अगर हम लोग जो है सेकेंड और सेकेंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, तो ये s और ये s आपस में मल्टीप्लाई हो गया, सेकेंड स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये वाला मीटर अपनी जगह पे और एक मीटर जो है यहाँ पे एज इट इज़, सेकेंड से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, s और s मल्टीप्लाई हो तो s स्क्वायर बन गया, ये वाला मीटर अपनी जगह पे, ये वाला मीटर भी अपनी जगह पे, ठीक है। और जो है वो एक सेकेंड यहाँ पे अभी भी मौजूद है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है किसके बराबर होगी, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसके बराबर हो गया, ma का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, और kg इंटू एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलते थे, न्यूटन, क्योंकि फोर्स की जो यूनिट होती है वो आपके पास न्यूटन होती है, तो इसकी जगह पे हम लोग न्यूटन लिख सकते हैं। यहाँ पे आ गया क्या, न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकेंड। अब अगर हम लोग देखें तो न्यूटन इंटू मीटर हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो वर्क डन का जो फार्मूला था वो किसके बराबर था, F इंटू डी। एफ की जो यूनिट है वो आपके पास न्यूटन है, और डी जो होता है वो आपके पास डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर जो है वो आपके पास किसकी यूनिट थी, वर्क की, और वर्क की एक और यूनिट थी जिसको हम लोग क्या बोलते थे, जूल जो होता है वो आपके पास न्यूटन इंटू मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं कि जूल इंटू सेकेंड, ये आपके पास एक और ऐसा यूनिट है जो कि हम लोग जो है वो इसकी यूज़ कर रहे होते हैं एंगुलर मोमेंटम की, जो ऐसा ही यूनिट है शायद वो यही आपके पास जूल इंटू सेकेंड है, जूल मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। तो ये आपके पास इसकी डेरिवेशन है पूरी, ठीक है। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे जो है परफॉर्म कर ली है कि सेकेंड से मल्टीप्लाई करवाया, आप यूँ भी बोल सकते हो, सिंपली ये भी लिख सकते हो कि kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ये भी उसी की एंगुलर मोमेंटम की ही यूनिट है, लेकिन चूँकि ऐसा यूनिट या फिर जो अक्सर जगहों के ऊपर इस्तेमाल हो रही होती है वो जूल इंटू सेकेंड है, तो तभी s और s से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाओ, s यहाँ पे आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, दो में अपनी जगह पे हैं,
फिर इसको जो हम लोगों ने न्यूटन से रिप्लेस कर दिया, m यहाँ पे आया, सेकंड यहाँ पे आया, ये न्यूटन बन गया। न्यूटन इंटू मीटर जो होता है वो वर्क की यूनिट होती है, और इसे हम लोग जो है जूल भी बोल रहे होते हैं। तो जूल इंटू सेकेंड जो है आपके पास क्या बन के आई, यूनिट, जो कि SI यूनिट है। तो यहाँ पे आप जो है वो लिख दो कि जो यूनिट है SI इसकी एंगुलर मोमेंटम की, वो किसके बराबर है, जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, या फिर J.S, जूल इंटू सेकेंड। और अक्सर जगहों पे आपको जो है वो इस तरह से लिखी हुई नज़र भी आएगी, जहाँ पे आपको गिवन होगा एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमारे पास जो था वो एंगुलर मोमेंटम था। अब इसके अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर जाएं, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर जाएं तो उसे भी हम लोग जल्दी से यहाँ पे कवर करते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसका थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है। लीनियर को देखते हुए अगर हम लोग बात करें तो लीनियर के अंदर तो कुछ और था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, लीनियर के अंदर हमने क्या देखा था, उसके अंदर कोल्यूजन वगैरह वाला कॉन्सेप्ट था कि बिफोर द कोल्यूजन और आफ्टर द कोल्यूजन जो है वो आपके पास सेम रहेगा, जो मोमेंटम की वैल्यू होती है। बट यहाँ पे जो हम लोग लीनियर एंगुलर मोमेंटम को जो है वो बताएंगे कि इसका जो कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये फिर ये जो कंजर्व रहता है वो कब रहता है, एक कंडीशन होती है, फिर एक लिमिट होती है, फिर कोई एक वैल्यू होती है, या फिर इसकी स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें सबसे पहले तो स्टेटमेंट से हमें जो है पता लग जाएगा कि वो कौन सी जो है वो इसकी लिमिटेशन है। इट स्टेट्स दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व्ड इफ, ये जो इफ है ये आपके पास जो है वो कंडीशन है, ये फिर लिमिट है। इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल्स टू 0, ये आपके पास कंडीशन है। इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता लगा, ये फिर वाली जो स्टेटमेंट है ये हमें क्या बता रही है कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी पार्टिकल का जो कि सर्कल या फिर रोटेशन जो है वो कर रहा है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का जो है वो कंजर्व रहेगा, किसी पार्टिकल का कंजर्व रहेगा कब तक, कि जब तक उसके ऊपर नेट जो टॉर्क लग रहा है वो 0 के बराबर है। जब तक किसी बॉडी के ऊपर जो किसी सर्कल के अंदर जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, किसी सर्कल के अंदर कोई बॉडी मूव कर रही है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो तब तक कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, कि जब तक उसके ऊपर जो नेट टॉर्क है, या फिर इसे हम लोग एक्सटर्नल टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो। नेट वाला जो कॉन्सेप्ट है, फिर एक्सटर्नल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग फोर्स के लिए काफ़ी जगहों के ऊपर जो इस्तेमाल करके आ चुके हैं। जैसे हम लोगों ने जो है वो काफ़ी बार ये एग्जांपल देखी हुई है कि एक बंदा इसको यहाँ से जो इस तरफ खींच रहा है 10 न्यूटन की फोर्स से, और एक बंदा जो है वो इसको यहाँ से जो है वो इस तरह से खींच रहा है 3 न्यूटन की फोर्स से। तो ये बॉडी किस तरफ जाएगी, जाहिर सी बात है उस तरफ जाएगी, और कितनी फोर्स से जाएगी, 7 न्यूटन की फोर्स से। तो ये जो 7 न्यूटन की फोर्स होती है इसे हम लोग नेट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। नेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स या फिर रिजल्टेंट चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, या फिर इसको हम लोग एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको भी इस नेट को ही जो हम लोग एक्सटर्नल बोल रहे होते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स या फिर नेट फोर्स जो है वो यहाँ पे कितनी है, 7 न्यूटन। तो ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 0 होनी चाहिए, और 0 कब होगी, कि जब दोनों तरफ से या फिर दोनों तरफ से, ठीक है, फोर्स बराबर अमाउंट में लग रही हो, या फिर दोनों की दोनों जो फोर्सेस हो वो बैलेंस हो, ये वाली भी फोर्स भी और ये वाली फोर्स भी। अगर दोनों की दोनों फोर्सेस बैलेंस है, जितनी भी फोर्सेस इसके ऊपर किसी बॉडी के ऊपर लग रही है वो बैलेंस है, तो ये बॉडी जो है वो आपके पास किसके अंदर जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर चली जाएगी। और वो जो है वो आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर क्या होता है, नेट फोर्स 0 के इक्वल होती है, या फिर नेट चीज़ जो होती है वो 0 के अंदर होती है। ये पिछली वाली वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। इक्विलिब्रियम की सेकेंड कंडीशन हमें क्या बताती थी कि नेट टॉर्क या फिर एक्सटर्नल टॉर्क, किसी भी बॉडी के ऊपर जितने भी टॉर्क लग रहे हैं, अगर उनका नेट इफेक्ट या फिर जो रिजल्टेंट है वो 0 के इक्वल आ रहा है, तो बॉडी जो है वो आपके पास इक्विलिब्रियम के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ से इस वाली स्टेटमेंट से हमें एक और चीज़ पता लगी कि जब तक बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, चाहे वो जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो या फिर
मतलब सेकंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हो या फिर फर्स्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हो। फर्स्ट के अंदर तो एंगुलर मोमेंटम होगा ही नहीं ना, फर्स्ट के अंदर तो जो है वो आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, वो तो जीरो के ऊपर होगी, बॉडी पड़ी हुई रेस्ट के अंदर होगी। सेकंड वाली कौन सी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या पता लगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कॉन्सेप्ट जो है मूव कर रही हो, या फिर जिस भी वेलोसिटी से यहाँ पे जो है मूव कर रही हो, इसके ऊपर जितने भी टॉर्क्स लग रहे हैं उन टॉर्क्स का नेट इफेक्ट या फिर रिजल्टेंट इफेक्ट जो है वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। जीरो के इक्वल जब तक रहेगा हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी पार्टिकल का वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अगर ये जो नेट इफेक्ट है टॉर्क का जो किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है वो जीरो से हटा तो क्या होगा कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी चेंज हो जाएगा, वो कंजर्व नहीं रहेगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि चेंज हो जाएगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो है वो कॉन्सेप्ट है। और सिंपली अगर इसको याद रखो तो याद रखने का तरीका क्या है कि एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का तब तक कंजर्व रहेगा, तब तक कांस्टेंट रहेगा कि जब तक जो नेट अमाउंट ऑफ टॉर्क है किसी बॉडी के उसी बॉडी के ऊपर जो लग रही है वो जीरो के बराबर है। अब इसका जो है वो आपके पास प्रूफ है, मैथमेटिकली जो आपको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। और प्रूफ कैसे करेंगे, इसकी जो है वो एक छोटी सी डेरिवेशन है। डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले आपको बोलने कि लेट अस कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग along a curved path under an external force F, then the torque and acting on the particle with respect to a fixed point is around O is defined as, बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो कि कर्व पैथ के अंदर मूव कर रहा है या फिर सर्कुलर पैथ के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। और इसका जो हमारे पास फिक्स्ड पोजीशन है या फिर फिक्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ लो, वो ये ओ है, यहाँ पे जो ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। एक एक्सटर्नल फोर्स जो है उसके ऊपर यूं लगाई जा रही है, ठीक है, जो इसको जो है मूव करवा रही है। तो इस वाली फोर्स की वजह से जो टॉर्क इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा होगा वो टॉर्क कैसे निकालेंगे हम लोग, टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, वो किसके बराबर होता है, R टाइम्स F, ठीक है। ये आपके पास मोमेंट आर्म हो गया जो कि रेडियस भी है सर्कल का, और F जो है आपके पास वो फोर्स है जो इसको रोटेट करवा रही है इस तरह से। अब एक चीज़ हमने जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ी थी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आपके पास किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज अगर हम लोग देखें मोमेंटम का तो वो किसके बराबर होता है, फोर्स के। ये वाली चीज़ जो है वो भी हमने पीछे भी इसी वाली वीडियो के अंदर भी देखी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो आपके पास फोर्स की वैल्यू दे रहा होता है। तो फोर्स को हम लोग इस वाली चीज़ से जो है रिप्लेस करवा सकते हैं या फिर फोर्स की जगह पे जो है वो ये वाली चीज़ डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग डालेंगे वो वाली चीज़, इसको जो हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं और यहाँ से जो है इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। टॉर्क इज इक्वल्स टू आर अपनी जगह पे और एफ की जगह पे जो है वो क्रॉस भी अपनी जगह पे और एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम और डिवाइडेड बाय जो आपके पास चेंज इन टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम किस तरह से निकल सकता है, पी एफ माइनस का पी आई, ठीक है, इनिशियल या फिर फाइनल माइनस इनिशियल, इसी तरह से निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो पुट करेंगे आर क्रॉस पी एफ माइनस का पी आई और अपॉन में जो है आपके पास डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने इसकी डेरिवेशन परफॉर्म कर ली। अब यहाँ पे जो है वो आर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो आर क्रॉस पी एफ यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस का आर और साथ में क्रॉस जो आपके पास इनिशियल मोमेंटम है ये वाला आ जाएगा और डिवाइडेड बाय जो आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो आर क्रॉस पी किसका फार्मूला था, आर क्रॉस पी अभी हम लोगों ने पीछे देखा किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम के। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय आपके पास क्या, टाइम। और इस चीज़ को अगर हम लोग बंद करें तो क्या इसको हम लोग डेल्टा एल लिख सकते हैं, एल एफ माइनस का एल आई, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एल एफ क्या है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, एल आई क्या है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और अगर हम लोग जो है इसको बंद करें या फिर देखें तो ये चेंज को ही बता रहा होता है, मतलब अगर इसकी वैल्यू निकाल के हम लोग देखें तो वो हमें क्या चीज़ देगा, चेंज बताएगा कि एंगुलर मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आया है।
तो यहाँ पे जो है वो हम लोग इसको चेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको चेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता लग गई कि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपके पास किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू टॉर्क। अब ये चीज़ भी जो आप लोगों ने जहन में रखनी है। दो चीज़ें हो गई, एक चीज़ क्या है कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, अच्छा अगर हम यहाँ से जो है इसको मिटा दें, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर भी करवा लेते हैं। एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 3 के अंदर, कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो होता है वो आपके पास फोर्स होता है, या फिर वो आपको फोर्स की वैल्यू दे रहा होता है, और रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आपको किस चीज़ की वैल्यू दे रहा होता है, टॉर्क की वैल्यू। या आपसे शायद वो लोग जो है वो MCQs वगैरह के अंदर पूछ सकते हैं, या फिर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि बताओ ये किस तरह से होता है। तो ये हमारे पास अभी हम लोगों ने ड्राइव करके देखा, या फिर यहाँ पे जो है अपनी डेरिवेशन के अंदर एक पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने ये देखा कि चेंज या फिर टाइम की रिस्पेक्ट से अगर हम लोग ये देखें कि एंगुलर जो आपके पास क्या बोलते हैं मोमेंटम है, उसके अंदर चेंज कितना आ रहा है टाइम की रिस्पेक्ट से, अगर उससे हम लोग देखें कि किसी बॉडी के एंगुलर मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आ रहा है, तो हमें किस चीज़ की वैल्यू देता है, टॉर्क की वैल्यू देता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को, इसी वाले कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हुए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसकी स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपके पास कंजर्व है कब, व्हेन टॉर्क इज इक्वल्स टू ज़ीरो, नेट टॉर्क की जो वैल्यू अगर आपके पास 0 के बराबर है तो आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि अगर टॉर्क जो है वो आपके पास, टॉर्क की जो वैल्यू या फिर टॉर्क के अंदर जो है वो चेंज ना आए, या फिर टॉर्क की वैल्यू या फिर नेट टॉर्क की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो, तो तभी एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपके पास कंजर्व रहता है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि एंगुलर मोमेंटम के चेंज होने की वजह से क्या होता है, टॉर्क आ रहा होता है। दोनों की जो वर्डिंग है वो थोड़ी सी अपोजिट जा रही है। अब इसको बेस बनाते हुए हम लोग यहाँ पे क्या बताएंगे कि नाउ इफ़ टॉर्क इज इक्वल्स टू 0, अगर टॉर्क की वैल्यू हमें 0 चाहिए तभी एंगुलर मोमेंटम 0 के या फिर कंजर्व रहेगा ना। जब टॉर्क 0 होगा तभी तो एंगुलर मोमेंटम जो है आपके पास कंजर्व रहेगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग जो है वो टॉर्क को बताएं कि अगर टॉर्क हमें 0 चाहिए, इफ़ टॉर्क इज इक्वल्स टू 0, देन इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 1 ये वाली इसको बोल दो इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, देन इक्वेशन ए को क्या होना पड़ेगा, मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ए को भी जो है वो 0 के इक्वल होना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे अगर हम लोग टॉर्क की वैल्यू 0 डाल दें तो डेल्टा एल अपॉन जो है वो आपके पास डेल्टा टी किसके बराबर आएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये टाइम जो है वो इज इक्वल टू के उस तरफ जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 0। और डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 0 कभी पॉसिबल हो सकता है, डेल्टा एल कभी भी 0 के इक्वल हो सकता है। लेकिन अगर 0 के इक्वल हुआ तो उसका क्या मतलब होगा, सोचें। अगर डेल्टा एल 0 के इक्वल हुआ तो उसका क्या मतलब होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि एंगुलर मोमेंटम या फिर चेंज इन वेलोसिटी, अगर आप चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अगर आपके पास 0 के इक्वल आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एल जो है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम जो है आपके पास कांस्टेंट है। फाइनल और इनिशियल की जो वैल्यू वो 0 के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ एंगुलर मोमेंटम के अंदर। फाइनल और इनिशियल की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, यानी कि इस वाले पॉइंट के ऊपर जो एंगुलर जो है वो आपके पास मोमेंटम था, लीनियर एंगुलर मोमेंट, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखो, इनिशियल इसकी वैल्यू थी 10। ठीक है, 10 और जो भी जूल इंटू सेकेंड हम लोगों ने इसकी यूनिट बनाई थी। इस वाले पॉइंट के ऊपर पहुंची बॉडी,
ठीक है, हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं इसको, होता तो सर्कल के अंदर ही है वो पता है, अभी सिर्फ समझ रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो था वो 10 जूल इंटू सेकेंड था, फाइनल के ऊपर पहुंचा, फाइनल के ऊपर भी 10 जूल इंटू सेकेंड ही रहा। अब अगर हम लोग चेंज जो है वो यहाँ पे निकालें, ठीक है, चेंज अगर हम लोग यहाँ पे निकालें तो डेल्टा एल किसके बराबर आएगा, एल एफ माइनस का एल आई, और यहाँ पे रखो 10, यहाँ पे भी रखो 10, ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चेंज तो आया ही नहीं, इसके अंदर चेंज थोड़ी आया, ये कांस्टेंट रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले एक इक्वेशन बनाई, और इक्वेशन जो थी वो हमें क्या बता रही थी कि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो हमें टॉर्क की वैल्यू देता है। फिर इसी इक्वेशन को हम लोगों ने जो है वो बेस बनाया और बोला कि जो हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ी थी, स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि टॉर्क जो है वो लाजमी 0 के इक्वल चाहिए, नेट टॉर्क 0 के इक्वल चाहिए, तभी जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, और दूसरे लफ्ज़ों में क्या कि वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि टॉर्क जो है वो मस्ट बी इक्वल टू 0, टॉर्क की जगह पे जो है वो 0 पुट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर। तो इससे क्या हो गया कि डेल्टा एल अपॉन टी जो है वो भी आपके पास 0 के इक्वल चला गया, डेल्टा टी वहाँ जाके जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा कि चेंज इन जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो भी इक्वल टू 0 है। और इसका मतलब क्या कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है हर पॉइंट के ऊपर, जिस भी पॉइंट के ऊपर या फिर 2 पॉइंट जो भी आप लोगों ने कंसिडर किए हुए हैं उसके ऊपर अगर वो घूम रही है तो वो कांस्टेंट है, यानी कि कंजर्व है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जब तक टॉर्क की वैल्यू जो किसी बॉडी के ऊपर जो वो लग रहे हैं, जितने भी किस्म के टॉर्क लग रहे हैं, अगर उनका नेट इफेक्ट जो है वो 0 के इक्वल जा रहा है, या फिर जो उनका रिजल्टेंट है, जितने भी टॉर्क्स लग रहे हैं उन सब का जो रिजल्टेंट है वो 0 हो, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया कि वो अगर 0 के बराबर होगा तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया कि यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा और यहाँ पे आया क्या 0, इसका मतलब क्या कि एल कांस्टेंट है। लेकिन अगर टॉर्क की वैल्यू को आप चेंज करोगे, ऊपर नीचे करोगे, तो क्या होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी चेंज होगा। और आप यहाँ से भी जो है इसको अंदाज़ा लगा सकते हो कि टॉर्क का और एंगुलर जो आपके पास मोमेंटम है इनका डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। डायरेक्ट रिलेशन को हम लोग इसी तरह से लिखते हैं ना, टॉर्क है और एंगुलर जो आपके पास मोमेंटम है इनका आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। जितना ज़्यादा चेंज आएगा आपके पास एंगुलर मोमेंटम के अंदर, टॉर्क की वैल्यू जो है वो भी इसी तरह से इंक्रीज होगी। अगर टॉर्क की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी 0 के बराबर होगा, ठीक है। इससे आसान जो है वो समझ में नहीं आ सकती, कैसे कि ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा। अगर इसकी वैल्यू जो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ोगे, यानी कि चेंज जो एंगुलर मोमेंटम के अंदर आ रहा है वो जैसे जैसे जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू जो है तब प्रोड्यूस होगी, मतलब टॉर्क या फिर नेट इफेक्ट ऑफ द टॉर्क जो है वो तभी आपको मिलेगा कि जब एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज हो। और हमने जो है वो स्टेटमेंट के अंदर क्या पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा कब तक, कि जब आपके पास टॉर्क की वैल्यू 0 रहेगी। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया कि चेंज अगर होगा एंगुलर मोमेंटम तो तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। दोनों उल्टे उल्टे जो है वो आ रहे हैं, मतलब एक चीज़ जो है वो स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने में कुछ और बताई थी और हमने प्रूफ किस तरह से किया, उल्टे तरीके से कर दिया। स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने हमें क्या बताया था कि टॉर्क 0 होगा तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपके पास क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या बताया कि एंगुलर मोमेंटम अगर जो है वो आपके पास कांस्टेंट रहेगा तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। दोनों बातें जो है वो सेम ही है, मतलब हम लोगों ने वही प्रूफ किया, उन्हीं की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए यहाँ पे जो है टॉर्क की वैल्यू 0 डाली। मैं बोला कि अच्छा अगर आप लोगों ने हमें बता दिया कि टॉर्क की वैल्यू अगर 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टॉर्क की वैल्यू 0 डाली और उनको प्रूफ करके बता दिया कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो नहीं आएगा, 0 के इक्वल आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में क्या कि एल कांस्टेंट रहेगा, और जो है वो आपके पास फाइनली क्या कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपके पास कंजर्व है, इसके अंदर चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल वीडियो थी चैप्टर नंबर 5 के जो है वो चैप्टर नंबर 5 की थ्योरी की। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फिर जो है वो कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं सिर्फ उन्हीं को जो है वो फोकस करें, उन्हें जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।